हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्यूटी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है बेस थ्योरम। फ्रेंड्स, ये थ्योरम 1763 में ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था थॉमस बेस। उन्होंने इस थ्योरम को सबसे पहले स्टेट किया था। उन्होंने इस थ्योरम का स्टेटमेंट दिया था और ये जो थ्योरम है ये इन्हीं के नाम पर है, बेस थ्योरम। इस बेस थ्योरम को इन्वर्स प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इसका स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। द स्टेटमेंट ऑफ बेस थ्योरम इज एज फॉलोज: लेट E1, E2, E3 and say up to En be a set of events associated with a sample space S where all events E1, E2, E3 up to En have non-zero probability of occurrence and they form a partition of S. Now let us define another event called A which occurs with any of these events, say E1, E2, E3 or En. Then according to Bayes theorem, probability of Ei given A is equal to probability Ei into probability A given Ei divided by summation from k to n probability ek into probability A given ek, where I ranges from 1 to n and similarly k ranges from 1 to n. Another important things to understand कि ei और ej सपोज दो इवेंट्स हैं, तो ये इवेंट्स के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं होगा, यानी कि जो इनके बीच का इंटरसेक्शन है वो क्या होगा, फाई सेट होगा, नल सेट होगा। इसलिए हम इन इवेंट्स को क्या कहते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। और ये जितनी भी इवेंट्स हैं, ये वाली E1, E2 अप टू En, और इन सब का जो यूनियन होगा, इन सब के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, यदि हम उन सबको साथ में कंसिडर कर लेंगे तो वो हमारा एक सैम्पल स्पेस बन जाएगा। और ये आप लोग जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट विल लाई फ्रॉम 0 to 1। तो इस तरीके से ये कुछ स्टेटमेंट था बेस थ्योरम का। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड सम मोर टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज ऑफ बेस थ्योरम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज प्रायर प्रोबेबिलिटी। देखिए, इट कैन बी डिनोटेड एज प्रोबेबिलिटी ऑफ Ei. This is determined before the sample information is taken into account. Second thing is the conditional probability. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में यदि आपको जानना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को रेफ़र कर सकते हैं। तो इसमें आपको प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है एक इवेंट की, बट गिवन दैट Ei हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, यानी कि जो एक इवेंट है इनमें से कोई भी, इट में बी E1, इट में बी E2, इट में बी E3 एंड लाइकवाइज अप टू En, वो इवेंट पहले हो चुकी हो, राइट। देन जॉइंट प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये प्रायर प्रोबेबिलिटी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लिकेशन, इसको हम कहते हैं जॉइंट प्रोबेबिलिटी। एंड फाइनली जो हम बेस थ्योरम से फाइंड आउट करते हैं उसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। और देखिए, इस तरह से हम इसको डिनोट कर देते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ Ei गिवन A, तो इट इज़ द रिवाइज्ड, यू कैन से इट इज़ द रिवाइज्ड प्रोबेबिलिटी एंड इट इज़ डिटरमिन्ड एज पर द सैम्पल इंफॉर्मेशन। तो इसको और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए फ्रेंड्स हम एक एग्जांपल को कंसिडर करेंगे। देखिए, ये एक एग्जांपल है बेस थ्योरम का। एज्यूम दैट अ फैक्ट्री हैज़ 2 मशीन्स। पास्ट रिकॉर्ड्स शो दैट मशीन 1 प्रोड्यूसेस 30% ऑफ द टोटल आइटम्स, machine 2 produces 70% of the items. Further,
5% of the items produced by machine 1 were defective and only 1% produced by machine 2 were defective. If a defective item is drawn at random, what is the probability that the defective item was produced by machine 1 or machine 2? राइट फ्रेंड्स, तो ये एक एग्जांपल है। ये बेस थ्योरम को इसमें कैसे करेंगे, तो पहले हम प्रायर प्रोबेबिलिटीज़ को फाइंड आउट करेंगे। हम डिफाइन कर लेते हैं। देखिए, लेट A1 इज़ द इवेंट ऑफ ड्राइंग एन आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन 1। सिमिलरली A2 इवेंट ऑफ ड्राइंग एन आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन 2। तो ये दोनों क्या हो गई, ये हो गई आपकी प्रायर प्रोबेबिलिटीज़। राइट, हम एक और इवेंट को डिफाइन करेंगे। देखिए, इवेंट ऑफ ड्राइंग अ डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस्ड बाय आइदर मशीन 1 और मशीन 2। चलिए, अब देखिए हम इसमें कुछ इसको फाइंड आउट करते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, तो उसको हम लिख लेते हैं। देखिए, ये प्रायर प्रोबेबिलिटी है, इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी, ये तो आपको ऑलरेडी गिवन है। ये देखिए, जो आपका सामान तैयार हो रहा है मशीन 1 पर वो 30% हो रहा है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 मीन्स व्हाट, that the item has been produced on machine first. So probability of A1 will be equal to 30%. It is already given to you in the question. So it can be written as 0.30. Similarly, A2 item produced on machine 2. देखिए, 70% of the items are being produced on machine 2. So PA2 will be 70% means equal to 0.70. तो ये हो गई हमारी प्रायर प्रोबेबिलिटीज़। अब देखिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमने एक यहाँ पर एक इवेंट को डिफाइन किया है कि आपने एक डिफेक्टिव आइटम को ड्रॉ किया है और ये किसी पर भी प्रोड्यूस हो सकता है। इट मे बी आइदर ऑन मशीन 1 और मशीन 2। तो देखिए, इसको हम कैसे लिखेंगे, इट इज़ एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन। यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी B गिवन A1, यानी कि आप प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल रहे हैं, B की। यानी कि इवेंट क्या है कि आपको डिफेक्टिव आइटम को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो मशीन 1 पर सपोज यदि वो बना है तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी B गिवन A1। राइट, A1 आपने पहले ही डिफाइन कर दिया इवेंट की, यानी कि वो आइटम किस पे बना हुआ है, मशीन 1 पर, और B इवेंट क्या है कि वो एक डिफेक्टिव आइटम है। तो यहाँ पर देखिए, आपको क्वेश्चन में गिवन है कि जो मशीन 1 है वो 5% ऑफ द आइटम्स डिफेक्टिव बनाती है। तो हमारा PB गिवन A1 विल बी इक्वल टू 5% मीन्स 0.05, ये भी गिवन है आपको। लाइकवाइज यू कैन फाइंड PB गिवन A2 1%। इट इज़ अगेन गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। 1% जो डिफेक्टिव आइटम्स हैं वो मशीन 2 पर प्रोड्यूस होते हैं, तो ये हो जाएगा 0.01। सो लेट अस सी सम कंप्यूटेशन ऑफ पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज़। देखिए कैसे हम इसको टेबल में डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इवेंट्स लिख ली, कितनी इवेंट्स हैं हमारी, A1 A2। राइट, ये हमारी प्रायर इवेंट्स हैं। तो प्रायर प्रोबेबिलिटीज़ हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ये देखिए यहाँ पर 0.30 0.70, ये हमने इसको एक टेबुलर फॉर्म में लिख ली इन सब प्रोबेबिलिटीज़ को। देखिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी P गिवन A1 कितना है, 0.05 यहाँ पर लिख दिया। PB गिवन A2 कितना है, 0.01। जॉइंट प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर ये निकल जाएगी। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। राइट, अब देखिए पोस्टीरियर रिवाइज्ड प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे, यही हमको फाइंड आउट करनी है। प्रोबेबिलिटी A1 आई में रेंज फ्रॉम 1 to 2, है ना। सिंस हमारे पास वी हैव डिफाइंड ओनली 2 इवेंट्स, वी आर हैविंग ओनली 2 मशीन्स। सो P A1 गिवन B, तो ये हमारी ये वाली प्रोबेबिलिटी है। इसको देखिए अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, हमारे पास देखिए फॉर्मूला क्या था, बेस थ्योरम का जो फॉर्मूला था वो क्या था। देखिए, ये इस तरह से आप लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको। ये हमको फाइंड आउट करना है P A गिवन B। राइट, तो ये हम लिख सकते हैं P A1 प्रायर प्रोबेबिलिटी इंटू PB गिवन A1 डिवाइडेड बाई, और नीचे था समीशन आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आप P A1 P
BA1, और इस समेशन को यहाँ पे हटा देते हैं क्योंकि हमारे पास दो ही मशीन है, तो ऐड ही कर लेते हैं इनको। एक बार आप लिखेंगे PA2 इंटू PB गिवन A2। तो इन दोनों का जो सम है वो हमने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर ये रहा, ठीक है ना। तो ये जो है ये यही है। तो पॉजिटिव, इसको बस आप, ये जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी है, ये ऊपर जॉइंट प्रोबेबिलिटी है, इसको आप इससे जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.682। ये प्रोबेबिलिटी कौन सी आ गई कि फर्स्ट मशीन पर जो डिफेक्टिव आइटम आपने ड्रॉ किया है वो फर्स्ट मशीन पर बना हुआ है। इसी तरीके से आप डिफेक्टिव आइटम को सेकंड मशीन पर बने होने की प्रोबेबिलिटी ये है, ठीक है। तो इन दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी आ गई हैं, और यदि आपको इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। सो लेट अस अंडरस्टैंड वन मोर क्वेश्चन टू हैव सम मोर क्लैरिटी अबाउट Bayes theorem. An urn contains 4 balls. 2 balls are drawn at random and are found to be white. What is the probability that all the balls are white? तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन। Since 2 balls are drawn, दो बॉल्स हमने जैसे ड्रॉ की हैं, तो और वो कैसी निकलती हैं, वो वाइट निकलती हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो अर्न है, अर्न मतलब कटोरा, एक बाउल है ना, एक बाउल है, तो उसके अंदर एटलीस्ट 2 बॉल तो होनी ही चाहिए वाइट, एटलीस्ट 2 वाइट बॉल्स। सो अब देखिए हम कुछ इवेंट को डिफाइन कर लेते हैं। से लेट अस EI। सो I में रेंज फ्रॉम 2 to 3 to 4, ये क्या है देखिए, द इवेंट, इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, द इवेंट दैट द अर्न कंटेन्स ith, नॉट ith, इट इज़ I वाइट बॉल्स, यानी कि वो जो अर्न है उसके अंदर 2 बॉल भी हो सकती हैं, ठीक है। तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, E2 से, यदि अर्न के अंदर 2 वाइट बॉल हैं। और यदि अर्न के अंदर 3 वाइट बॉल हैं तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे E3 से। और यदि हम 4 वाइट बॉल के बारे में बात करते हैं तो उस अर्न के अंदर 4 बॉल्स होंगी, उसको हम E4 से रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो ये हमारी कुछ इवेंट्स हो गई, और ये सारी कैसी इवेंट्स हैं, ये सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स। एक और हम इवेंट को डिफाइन कर लेते हैं, ए इवेंट, और ये इवेंट है द इवेंट दैट 2 वाइट बॉल्स आर ड्रॉन। 2 ही बॉल आपको निकालनी है, और वो दोनों बॉल कैसी हैं, वो वाइट हैं, राइट। तो देखिए हमारी पहली प्रायर प्रोबेबिलिटीज़ क्या हो जाएंगी, PE2। अब जैसे सपोज हम ये मान लेते हैं कि 3 अर्न है सपोज, है ना, हम ये मान लेते हैं, है तो वैसे एक ही अर्न, लेकिन एक अर्न हो सकता है कि उसके अंदर 2 बॉल्स हैं, एक दूसरा अर्न हो सकता है, मतलब 3 बॉल भी हो सकती हैं उस अर्न में, और 4 बॉल्स भी हो सकती हैं। तो एक अर्न के अंदर 2 वाइट बॉल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3। या तो ये वाला केस होगा, या ये केस होगा, या ये केस होगा, ठीक है। तो PE2 विल बी इक्वल टू 1/3। इसी तरीके से PE3 भी यही होगा, और PE4 भी 1/3 ही होगा। चलिए अब हम देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करते हैं। P A गिवन E2, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 2 वाइट बॉल्स, ये है ना, इसकी अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 2 वाइट बॉल्स अकॉर्डिंग टू द ए इवेंट। ए इवेंट क्या कहती है आपकी, कि जो बॉल्स निकलेंगी वो वाइट होंगी, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 2 वाइट बॉल्स गिवन दैट
गिवन दैट E2 मीन्स व्हाट, कि उस अर्न में कितनी बॉल्स होंगी, 2 वाइट बॉल्स होंगी. सो गिवन दैट अर्न कंटेन्स 2 वाइट बॉल्स. तो इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, 2C2 डिवाइडेड बाई 4C2. सपोज अर्न के अंदर 2 वाइट बॉल्स हैं, तो टोटल बॉल्स कितनी हैं, 4 हैं. तो ये तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4C2, और हमारा फेवरेबल केस कितना है, 2C2, क्योंकि हमें दोनों ही वाइट बॉल चाहिए. और जब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो इट विल कम आउट एज 1/6. इसी तरीके से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को फाइंड आउट कर सकते हैं, गिवन कि एंड के अंदर 3 वाइट बॉल हैं. तो ये आ जाएगा आपका 1/2. और इसी तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि अर्न के अंदर सपोज 4 वाइट बॉल्स हैं और आपको 2 बॉल्स निकालनी है, दोनों वाइट हैं. तो ये आ जाएगा आपका, सॉरी यहाँ 4 आएगा. तो फेवरेबल केस कितने हो गए, चारों ही वाइट बॉल हैं, उनमें से 2 चाहिए, और चारों ही वाइट बॉल्स हैं, उसमें से 2 चाहिए. तो ये हो जाएगा हमारा 1. सो नाउ वी विल राइट द फॉर्मूला ऑफ द बेस थ्योरम अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर गिवन क्वेश्चन. सो फॉर्मूला विल बी प्रोबेबिलिटी E4 गिवन A. ये हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है. देखिए इसका मतलब क्या है कि आपको ये फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि जो बॉल्स हैं वो सारी की सारी वाइट हैं. ठीक है, तो इसको हमने E4 से ही रिप्रेजेंट किया हुआ है. और गिवन दैट कि जो 2 बॉल्स आपने निकाली हैं वो कैसी हैं, वो 2 वाइट हैं. तो ये आपको फाइंड आउट करना है. तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, अकॉर्डिंग टू द बेस थ्योरम, PE4 इंटू प्रोबेबिलिटी A गिवन E4 डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी E2 प्रोबेबिलिटी A गिवन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 इंटू प्रोबेबिलिटी A गिवन E4. और हमारे पास इन सब की वैल्यूज़ हैं, तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं इन सब की वैल्यूज़ को. देखिए PE4 की जो वैल्यू थी वो थी हमारी 1/3, एंड इसकी जो वैल्यू है प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E4, ये हमारी वैल्यू थी 1. PE2 की जो वैल्यू थी वो थी 1/3. A गिवन E2 की जो वैल्यू है वो है 1/6 प्लस PE3 1/3 इंटू PA गिवन E3 1/2 प्लस ये तो 1/3 है और ये था हमारा इंटू 1. जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए ये आ जाएगा 1/3 1/18 प्लस 1/6 प्लस 1/3. इसको एलसीएम लेके जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3/5, और ये हो जाएगा आपका आंसर. फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो से आपको बेस थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा. फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.